नमस्कार, मी भूषण नेमळेकर दहिसर कनेक्टच्या वतीने आज आपल्याशी जोडलो गेलो आहे. आणि आजचा माझा जो उद्देश आहे हा एक फार मोठा कारण आहे की आज मी अशा व्यक्तींशी आज जोडलो गेलो आहे किंवा जे आज आपले गेस्ट आहेत त्यांचं नाव आहे श्री दीपक सावंत. आणि दीपक सावंत सर जे असे आहेत की ही व्यक्ती अशी आहे की ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन बिकॉज ही इज कनेक्टेड विथ श्री अमिताभ बच्चन. ते त्यांचे पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप डिझायनर, जे काही आपण टेक्निकल त्याच्याबद्दल एक त्यांच्याशी बोलू द्या आपण या विषयावर. पण दीपकजी आज माझ्याबरोबर आहेत आणि माझा त्यांच्याबरोबरचा संवाद जो आहे हा मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांमध्ये असेल, कारण ही इज अ इंटरनॅशनल फिगर आणि ते हिंदी आणि मराठी फिल्म इंडस्ट्रीशी जोडले गेले आहेत. मेनली हिंदी आता बिकॉज बच्चनजी आहेत ते ही इज अ सुपरस्टार. नमस्कार दीपकजी, कसे आहात? आणि आज मला हे सांगायचा अभिमान आहे की दीपकजी हे दहिसरचे रहिवासी आहेत. 45 इयर्स ही इज इन दहिसर. आणि त्यांच्याकडे बघून वाटणार नाही की आज त्यांचं वय 75 इयर्स आहे. सांगायला लागतं मला, ही लुक्स लाईक अ 40 इयर्स ओल्ड पर्सन. नमस्कार दीपकजी. आणि दहिसर कनेक्टच्या वतीने मी तुम्हाला वेलकम करतो. आणि दहिसरशी तुमची कशी नाळ जुडली गेलेली आहे आणि त्या दहिसरबद्दल काही तुम्ही जर काही शब्द सांगाल, नंतर मग आपण बच्चनजींपर्यंत येऊ. दहिसर ॲक्च्युअल काय, मी जेव्हा इकडे दहिसरमध्ये आलो होतो तर दहिसरमध्ये माझ्याकडे दादरला पहिला राहायचो मी. मग दहिसरला आलो. दहिसरला आल्यानंतर मग माहिती पडलं की मी ट्रेनने आलो होतो पहिला. तो एका ट्रेनमधून बरोबर 9 माणसं किंवा 10 माणसं उतरायची आणि 9-10 माणसं चढायची. ह्या वेळेपासून आम्ही दहिसरमध्ये राहतो. आणि दहिसरमध्ये तसं काही डेव्हलपमेंट नव्हती. मग ईस्ट डेव्हलप होतं, तर आस्ते आस्ते करून मग डेव्हलप होत गेलं. ईस्ट पण डेव्हलप झाली, वेस्ट पण डेव्हलप झाली. आणि दहिसर म्हणजे आम्ही 40-45 वर्ष मी इथे राहतो. तर दहिसरचे लोक चांगले आहेत. आणि त्याच्यानंतर मग मी एक इथे छोटंसं ब्युटी पार्लर ओपन केलं. त्याचं नाव देखील सांगितलं तर बरं होईल. तर त्या ब्युटी पार्लरचं नाव आहे अंकुर ब्युटी क्लिनिक म्हणून. आत्ता जर त्याच्या तर माझी मिसेस जी सरोज दीपक सावंत ह्यांनी ते पार्लर सुरू केलं होतं. ते पार्लर सुरू झाल्यानंतर एक छोटंसं एक चेअरची पार्लर होती. ती आत्ता दहिसरमध्ये कमीत कमी 20 चेअर आहेत त्यांच्याकडे. आणि 3 माळ्याची ती बिल्डिंग आहे. त्या ग्राउंड फ्लोअर, फर्स्ट फ्लोअर, सेकंड फ्लोअर, थर्ड फ्लोअर, त्या संपूर्ण ह्याच्यामध्ये ब्युटी पार्लर चालते. आणि ते संपूर्ण फक्त लेडीजसाठी आहे. ते वन ऑफ द बिगेस्ट ब्युटी पार्लर असं म्हणता येईल का दहिसरचं? मला वाटतं तेवढं मोठं पार्लर नसावं असं मला वाटतं. माझ्या हिशोबाने काही बँड्रापासून दहिसरपर्यंत एवढं मोठं पार्लर नाही आहे असं ऐकण्यात आहे. पण जे पण आहे, पण दहिसरच्या लोकांना, जसं मी इंडस्ट्रीमध्ये सुंदर बनवण्याचं काम करतो, तर माझी बायको इकडच्या दहिसरच्या लोकांना किंवा बाहेरच्या लोकांना पण सुंदर बनवते. माझ्या दोन्ही मुली दक्षना सावंत आणि पंकडी सावंत ह्या पण ह्याच ह्याच्यामध्ये आहेत, फील्डमध्ये आहेत. आणि त्या दोघी हे सर्व मिळून असं सर्व. आणि एक दानवीर म्हणून आमचा मुलगा आहे, तो आता शाळांमध्ये आहे. तर संपूर्ण आमचं घर जे आहे ते लोकांना सुंदर बनवण्यात माहेर आहे. अरे वा. म्हणजे मित्रांनो, ही अभिमानास्पद गोष्ट आहे आपल्याला की दहिसरमध्ये जे ब्युटी पार्लर आहे अंकुर, तर ते वन ऑफ द बिगेस्ट ब्युटी पार्लर अप टू बँड्रा. आणि आज हे दहिसर करता वी आर सो प्राऊड. सर, आपला एक असा हे विजन आहे की दहिसर शुड बी कॉल्ड ॲज गेटवे ऑफ मुंबई, जसं गेटवे ऑफ इंडिया जे आहे. तर त्या दृष्टीने मला तुम्हाला थँक्यू म्हणायचं आहे, कारण तुम्ही दहिसरला एका ग्लोबल लेवलला घेऊन गेलात. कारण बच्चनजी जे आहेत हे आता फक्त मुंबई किंवा भारतापुरते नाही आहेत, हे जगभर त्यांचं आता हे आहेत. अँड यू आर असोसिएटेड विथ हिम. त्यामुळे यू आर ऑलरेडी अ ग्लोबल पर्सनॅलिटी अँड दॅट्स वाय यू हॅव टेकन दहिसर ऑन अ ग्लोबल लेवल. सो वी आर रिअली प्राऊड ऑफ यू. नाही, आता ह्यांनी प्रयत्न केला होता की एक गेट बांधलं होतं त्यांनी दहिसर
इंटर करण्याच्या अगोदर ते गेट होतं, पण माझ्या हिशोबाने आता मेट्रोचं सुरू झालंय ना, तर त्याच्यामुळे ते गेट काढलं गेलं. बरं. आणि ते गेट सुरू केलं तर आता परत जर दुसरं गेट बनवायचं असेल तर दहिसरला हे करू शकता का, दहिसरमध्ये इंटर केल्यावरती तर मुंबईमध्ये गेल्यासारखं आहे. बरोबर. तसं गेटवे ऑफ इंडियामध्ये त्यांच्या ह्याच्यामुळे होतं, त्या इंग्रजांच्या टायमाचे होते. पण आता मुंबईमध्ये जर यायचं असेल तर दहिसर हा एकच पर्याय आहे. व्हेरी गुड. आणि दुसरा पर्याय आहे ठाणा. तर त्याचे 2-3 ठिकाणावरून ते मुंबईमध्ये येऊ शकतात. तर दहिसर इज अ मस्ट. व्हेरी गुड. सो आय एम सो हॅपी की आज दीपकजी पण सहमत आहेत की दहिसर शुड बी गेटवे ऑफ मुंबई. तर माझा आता पुढचा प्रश्न विल स्टार्ट इन लिटल बिट ऑफ हिंदी. कारण काय होतं की कारण तुम्ही ह्या इंडस्ट्रीमध्ये साधारण किती वर्षापूर्वी आलात आणि तुमचं लहानपण जे आहे तो आपका बचपन कैसा था, हाउ वॉज, उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा. नहीं, बचपन में मैं नॉर्मली बचपन हमारा बहुत तकलीफ़दायक था. और पिताजी मेकअप आर्टिस्ट थे और उनको मेरे ख्याल से इतना उस ज़माने में काम नहीं था, तो हमको थोड़े से फाके मारने पड़ते थे, मतलब भूखा रहना पड़ता था. तो उस ज़माने में हमने सोचा था, तो मेरी उम्र थी करीबन 12 साल की, और तब मैंने ये सोचा कि अगर घर को संभालना है, पिताजी को अगर काम नहीं है तो मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा, सपोर्ट करना है. तो सपोर्ट के चक्कर में मैंने क्या किया था, मैंने काम शुरू कर दिया. तो छोटा इलेक्ट्रिशियन काम किया, ये ऐसे दूसरे ऐसे 2-3 काम देखने के बाद तो पिताजी ने कहा कि भैया ऐसा ये काम करो कि तुम इंडस्ट्री में आ जाओ, इंडस्ट्री में जो भी अच्छा काम लगता है वो ले लो. तो मैं इंडस्ट्री में गया और देखा मैंने कि 2 दिन मैंने उनसे मांगे थे कि भाई हमको बता दीजिए कि विच इज़ द बेस्ट काम जो है, डायरेक्शन काम है, लाइटिंग का काम है, कैमरामैन का काम है. सब काम देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया. तो उस ज़माने में राजेश खन्ना जी टॉप हीरो थे और एक पिक्चर थी दुश्मन करके, वो उसमें वो आए और वो आने के बाद उनको ऐसा लगा कि यार एक तो यंग लड़का, और वो जब मेकअप रूम से बाहर आए तो एक ड्राइवर बने हुए थे. तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, बहुत अच्छा, मेकअप में बहुत बड़ी आर्ट है. लेकिन एक तरफ से मैं सोचता था कि पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उनको ही काम नहीं मिलता था, मुझे कैसे मिलेगा. तो फिर आखिर में मैंने वो सब सोच समझ के ये करने के बाद पिताजी को बोला कि ऐसा ऐसा है कि मेरे को मेकअप आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि मेकअप में एक आर्ट है ऐसी कि एक जिंदा इंसान को दूसरे इंसान में कन्वर्ट करता है. कि अगर मेरे को किसी को पठान दिखाना है तो मैं पठान ऐसे थोड़ी दिखा सकता हूँ, तो वो मेकअप के ज़रिए, ड्रेस के ज़रिए, ये सब करके मैंने पठान दिखा सकता हूँ, तो वो पठान लगते हैं, तो कैरेक्टर में चले जाते हैं. तो ऐसा मैंने सोच समझ के उनको, पिताजी को बोला, लेकिन वो मुझसे नाराज़ हो गए, मुझे काफ़ी बोले, वो गुस्सा हो गए. हाँ, गुस्सा हो गए. फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, अभी उनको भी खुश करना है. तो फिर बोले तुम एक काम करो. तो मैंने पिताजी को वो किया कि आपने जो किया वो आपने किया है, अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देंगे, दूसरा कुछ कर लेंगे. तो पिताजी ने बोला अच्छा ठीक है, तो ये कर लो. तो उसी टाइम राजेश खन्ना जी ने थोड़ा सा उनके मेकअप आर्टिस्ट की तरफ चले गए थे. ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, राजेश खन्ना, जो पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट रखे हुए थे. तो उनके मेकअप आर्टिस्ट को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो मुझे बोला कि तुम एक काम करो, पिताजी ने बोला है कि राजेश खन्ना को संभालो. तो मैं थोड़ा सा इनोवेटिव, मेरा दिमाग चलता है, तो मैंने उनको क्या कहा कि भाई अच्छा ठीक है. तो वो झोला था, उनको आईना दिखाना था, बाकी कुछ करना तो था नहीं. तो आईना दिखाने के लिए क्या लगेगा, एक मलमल दे दिया उनको और आईना दिखाया मैंने. जब राजेश खन्ना जी ने आवाज़ दिया मेकअप करके, तो मैंने उतनी ज़ोर से आवाज़ दिया, यस आई एम हियर. तो सारे के सारे लोग पूरे यूनिट के हिल गए, देखने लग गए कि राजेश खन्ना को जवाब देने वाला ये कौन लड़का है. अरे वाह. और फिर मैंने ये किया कि
राजेश खन्ना जी ने मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने गलत कुछ काम किया नहीं था। उन्होंने रिस्पेक्टली बोला था, रिस्पेक्टली मैंने उसका जवाब दिया कि मैं इधर हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो फिर मैं गया, उनको दिखाया, दिखाने के बाद फिर वापस अपनी जगह पे खड़ा हो गया। दूसरी दफ़े पे उन्होंने बुलाया तो दूसरी दफ़े पे उतनी ज़ोर से मैंने आवाज़ दिया, तो वो आवाज़ में उनको अच्छा लगा। फिर पिताजी ने मुझे बहुत डांटा कि भाई ऐसा है, तुम इतने बड़े आर्टिस्ट को आवाज़ दे के और बड़े ज़ोर से बोलते हो। मैंने बोला पिताजी मैंने ऐसा कुछ काम किया नहीं, अगर मैंने गलत किया होता तो राजेश खन्ना जी मुझे बोलते या डांट देते या कहते। तो फिर पिताजी ने कुछ बोला नहीं। और तीसरे दिन मुझे एक ऑफ़र आया, पंडित जुकर जी है, उनकी तरफ से एक ऑफ़र आया कि BR फिल्म्स में एक लड़के की ज़रूरत है। तो वो अब मेरे पिताजी ने काम किया था, मुझे तो आता कुछ नहीं था, सिर्फ आईना दिखाने आता था। तो फिर पिताजी ने क्या किया, फिर मेरे को भेजा वहाँ। तो वहाँ यश चोपड़ा जी थे, यश चोपड़ा जी ने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेके मेरे को 200 रुपये की नौकरी दी। अरे वाह। उस ज़माने में। और 200 रुपये की ये कंपनी से शुरू हो गई, तो 400 रुपये की मेरी नौकरी शुरू हो गई। तो और एक भोलू खोसला कंपनी थी, तो उनके 200 रुपये की, मतलब 600 रुपये के मेरी, बिकॉज ऑफ द मेरे स्मार्टनेस से। मैंने तब भी मुझे कुछ नहीं आता था, और मैंने कुछ ये नहीं किया था कि मुझे सीखना था काम। वो सीखते सीखते तो पंडित दादा के साथ मेरे को काम सीखने को मिला। और फिर मैंने उनके साथ काम सीख कर उस ज़माने में दिलीप कुमार जी वो पिक्चर में थे दास्तान। अरे वाह। हाँ। तो दास्तान में दिलीप कुमार जी थे। तो दिलीप कुमार जी ने मैंने एक सोचा, दिलीप कुमार जी लाइक क्या करते हैं, दिलीप कुमार जी पसंद क्या करते हैं। तो उनके आदमी को मैंने पूछा, तो बोले दिलीप साहब एक काम करते हैं कि उनको हर चीज़ सफ़ेद अच्छी लगती है। तो मैंने क्या किया, दूसरे दिन से उनके ड्रेसिंग टेबल सफ़ेद कर दिया, उनका जो बैठने की सीट थी उसको सफ़ेद तौलिया से ढक दिया, बेड उसमें सोफे को बेड शीट लगा दी सफ़ेद, बाथरूम में सफ़ेद टॉवेल लगा दिए, सारा सफ़ेद 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 किया। उतने में दिलीप साहब आ गए। दिलीप साहब आने के बाद देखा उन्होंने, तो बोले ये किसने किया है, तो किसी ने बता दिए कि दीपक ने किया है। तो फिर उन्होंने पूछा मुझे, ये आपने किया है? बोला यस सर। तो बोले प्रोडक्शन वालों को बुलाया, बोला इधर आओ, मेरे कमरे में दीपक रहेगा, दीपक के अलावा कोई नहीं रहेगा, जिसको भी सीन देना है दीपक को देगा, कपड़े देना है दीपक को देगा। तो मैं लटक गया, मैं दिलीप साहब के कमरे में ही रहना पड़ता था, और उनको अच्छा लगा। तो जब ये पंडित दादा नहीं रहते थे, तो दिलीप साहब ने मुझे 2-3 पिक्चरों में एज एन पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट मुझे लेके गए थे, और तब तक मैंने बहुत कुछ काम सीखा था। और दिलीप साहब का पहले मेकअप मैंने दिलीप साहब का किया था, और दिलीप साहब के बाद एक दूसरी पिक्चर थी जिसमें बच्चन जी थे। मैं एक बार इसमें कुछ टोकना चाहता हूँ आपको सर, कि मेरे व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि सर जो है दीपक जी, ही वॉज अ स्मार्ट पर्सन एंड ही न्यू कि उनको सीखना है। तो उन्होंने कैसे उस वक्त जो आप सर नाम ले रहे हैं दीपक जी की, राजेश खन्ना जी है, दिलीप कुमार साहब है, दे आर ऑल सुपरस्टार्स फॉर अस, बट फॉर यू नो लाइक उस वक्त आप इतने कॉन्फिडेंटली चले गए उनके सामने। तो वो भी एक स्मार्टनेस की ज़रूरत थी, नसीब भी आपका अच्छा था, एंड जैसे भगवान का, पेरेंट्स का आशीर्वाद, तो उसकी वजह से आपको एक सही लाइन मिल गई, इज़न्ट इट? एक्चुअल क्या होता है, मेरा एक नेचर है, डर गया वो मर गया। एक तो पहली बात, ज़िंदगी में मैंने तब से लेके अब तक मैंने कभी गलत काम किया नहीं जी। अगर गलत काम है तो मैं उससे दूर रहता हूँ, और कभी मैं झूठ बोलता नहीं। पहली बात, कितना भी फ़ायदा हो, कितना भी नुकसान हो, कुछ भी हो, मैं झूठ कभी बोलता नहीं। और मुझे जो करना है वो मैं करके दिखाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देता हूँ, और ऐसा जोर लगाता हूँ कि मैं कन्वेंस करता हूँ सामने वालों को, कोशिश करता हूँ कि वो
मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपके हित में है, मेरे हित में भले नहीं हो, लेकिन आपके हित में, आपका काम मैं गलत नहीं करूँगा, इसकी गारंटी मैं हूँ। जैसे अभी बहुत से नेताजी देते हैं कि गारंटी है, मोदी जी देते हैं, जैसे मैं भी देता हूँ गारंटी कि मेरे वजह से मैं कोई भी काम गलत नहीं करूँगा, और काम करूँगा तो अच्छा करूँगा। ऐसे मेरी नेचर है, तो नेचर के हिसाब से मैं चलता हूँ। वेरी गुड। तो आप बता रहे थे कि बच्चन जी आपको मिले, तो व्हाट वाज इंटरेक्शन कैसा था, और उनके साथ में आपका एक कैसा रैपो कैसे बन गया, रिलेशंस कैसे हो गए? अभी क्या होता था, एक BR फिल्म्स का काम नहीं होता था तो दूसरी कंपनी का हो जाता था। तो दूसरी कंपनी थी भोलू खोसला एंड कंपनी। तो उसमें बच्चन जी एक पिक्चर कर रहे थे, रास्ते का पत्थर। और उसमें उन्होंने ये किया कि भाई दीपक, तो वो मुझे नहीं जानते थे दीपक कौन है क्या है, मैं एक थर्ड असिस्टेंट था उधर। तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो दिलीप साहब के लिए काम किया था ना, ड्रेसिंग टेबल सजाने का, सफ़ेद 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 करके, तो मैंने बच्चन जी के यहाँ भी वो काम शुरू किया। और उनका पूरा रूम, महबूब स्टूडियो का रूम नंबर 8, ये मैंने ऐसा सजाया कि बच्चन जी आए, आने के बाद उन्होंने अंदर देखा, देखने के बाद फिर अंदर आए, फिर उन्होंने पूछा ये किसने किया है, तो मैंने बोला कि सर मैंने किया है। आपका नाम क्या है? बोला मैं दीपक सावंत। तो बोले अच्छा है। तो जब भी वो आते थे वो रूम के अंदर, तो आने के बाद वो पहले एक 10 सेकंड 20 सेकंड रुकते थे, रुकने के बाद फिर अंदर आते थे। अच्छा। तो सब देखने के बाद फिर अंदर आते थे। तो मुझे लगा कि जो पहले काम किया था दिलीप साहब के वहाँ, वो काम आ गया इधर। तो ऐसा सोच के फिर मैंने उनके ये किया कि भाई ऐसा है, चलो अच्छी बात है, और हम काम करते हैं इससे। अच्छा, तो उसके बाद में आप जया जी से वगैरह मुलाकात हो गई आपकी? कैसा? नहीं, क्या हुआ था, ये सब उन्होंने देखा, देखने के बाद फिर एक दिन हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दूसरे थे, बैजनाथ करके जी, तो उनको पूछा कि वो आने में लेट हो गए, तो बोले ये दीपक है, वो मेकअप करेगा क्या? तो बोले हाँ क्यों नहीं करेगा। तो फिर मुझसे पूछा कि आप मेकअप करो, मैंने बोला कर दूंगा सर। मैं कॉन्फिडेंट था। तो मैंने दिलीप साहब का काम किया था, तो नेचुरली मैं अमित जी का तो कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उधर भी डर नहीं था मुझे, तो यहाँ भी डर नहीं था। बिल्कुल। तो मैंने अमित जी का मेकअप किया। अमित जी का मेकअप करने के बाद अमित जी ने बोला कि इतना अच्छा काम करते हो और पीछे रहते हो। मैंने बोला नहीं सर, रिस्पेक्ट होती है, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनको रिस्पेक्ट देता हूँ मैं। अरे वाह। और अगर उन्होंने बोला तो मैं आपका काम करूँगा। तो फिर उन्होंने उनको बुलाया और उनको बोला कि भाई तुम एक काम करो, दीपक मेरा कल से मेकअप करेगा। और तब से मैं उनका मेकअप शुरू किया। शुरू करने के बाद इनके पास एक ड्राइवर था नागेश करके। तो नागेश जी ने मुझे बता दिया कि साहब आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो शायद हो सकता है जाते आते वक्त ऐसे कुछ तारीफ़ किया होगा उन्होंने। तो फिर बोले कि आप एक काम करो, उनको बोलो कि मेरे को पर्सनल में मैं काम करूँगा। और मुझे एक्चुअली देखा जाए ना तो अमित जी का नेचर बहुत अच्छा लगा था, अमित जी का काम करने का तरीका अच्छा लगा था। अमित जी मतलब इनोवेटिव वो करते थे कि भाई मेरे को इसके ये सीन के आगे ऐसा करना है, ये शॉट के आगे ऐसा करना है। तो मुझे थोड़ी सी वो लगा था कि इनमें एक काम करने की जुनून है। और ये आर्टिस्ट बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है, सुपरस्टार बन सकता है। तो फिर मैंने वो सोचा था, तो फिर मैंने बोल दिया उनको कि ऐसा ऐसा है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। जी जी जी। और वो सफल हो गया। और अमित जी ने बोला अच्छा ठीक है, तुम ये काम करो, मैं सेक्रेटरी को बोलता हूँ और आप काम शुरू करो। सो हमने उस टाइम से शुरू किया। फिर जंजीर चल रही थी, तो जंजीर का भी वो जंजीर ये आई थिंक 75 की बात है, 1972 72 की बात करता हूँ।
वेरी तो गुड। ऐसा है। उस वक्त मुझे याद है आपके साथ बात करते हुए जब आपने बताया कि स्मिता जी भी स्मिता पाटिल जी, शी ऑल्सो वॉज अ स्टार एंड आई थिंक शी वॉज मेनली इन टू आर्ट फिल्म्स। तो उनका आपका यानी वो कैसे रहा रैपो? और नहीं, इसमें क्या हो गया, 7-8 साल हम लोगों ने आर्ट, मेरे ख्याल से 10 साल हो गए जी 72 टू 81 82। जी 82 में अमित जी मेरे ख्याल से इलेक्शन लड़ गए पॉलिटिक्स में और चले गए, नेता हाँ। बन गए। जी जी जी। अब मेरे पास कोई काम था नहीं, हम्म, तो मैंने एक पिक्चर थी, तो राज बब्बर जी और इन्होंने ये किया था कि रिकमेंड किया था, तो वो पिक्चर थी भीगी पलके। हाँ उसमें स्मिता जी थी। जी जी और स्मिता जी ने मुझे मालूम है वो स्मिता जी मेकअप तो करती नहीं है, बिल्कुल। तो वो मैंने सामान वामान उसी तरह से जो सफ़ेद 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 था ओके वो उसको मैंने इस्तेमाल किया ओके। और वो सामान रख दिया। तो उनको भी अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद मुझे पूछा कि भाई आप दीपक सावंत है? मतलब यस। तो बोले एक काम का, तो मैंने उनको पूछा कि आप तो मेकअप तो करती नहीं हो, मैंने सामान तो लगाया है, आप करती हो तो ठीक है, नहीं करती हो तो भी ठीक है। तो बोले आपकी क्या इच्छा है? अरे तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं, दिस मूवी इज़ द कमर्शियल मूवी। जी ये कमर्शियल पिक्चर है, आर्ट फिल्म नहीं है। ट्रू। आर्ट में अगर नहीं करेंगे तो भी चल जाता है, लेकिन कमर्शियल होने के नाते आप उसमें मेकअप करिए। ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो पूरे रूम में एक डिम लाइट नहीं आती, छोटी छोटी हाँ, छोटी हाँ, छोटी, वो डिम लाइट थी। हम्म, और डिम लाइट में मेकअप नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो फिर मैं गया बाथरूम में, तो बाथरूम में एक ट्यूबलाइट लगी थी। ट्यूबलाइट लगी थी तो मैंने बोला मैडम बाथरूम में कर सकते हैं। मैं बोलने के पहले 10 बार सोच रहा था टेंशन कि में आ मैं गए। बोलूँ कि नहीं बोलूँ। बिल्कुल। तो बाथरूम में बोले अच्छा ठीक है, बाथरूम में मेकअप ठीक है। करेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ एक कोई प्लाई पड़ा था, तो बेसिन में वो प्लाई डाल दिया, प्लाई के ऊपर मैंने सफ़ेद टॉवेल डाल दिया और वो एक चेयर लगा दिया, चेयर पे सफ़ेद टॉवेल डाल दिया। अच्छा। तो बाथरूम को भी मैंने सजा दिया। अरे वाह। तो सब सामान लगाने के बाद वो आई, देखा, बोले ये बाथरूम तो लगता नहीं है, मेकअप का रूम लगता है। रूम लगता है। हाँ, तो मैंने बोला नहीं, आपके लिए सजाया मैंने। बिल्कुल। तो फिर मेकअप किया। मेकअप करने के बाद जब हम शूट पे गए, जी। जब बड़ी बड़ी लाइटें लगी, हम्म, तब स्मिता जी एकदम डिफरेंट लगी एकदम, अच्छा। और बहुत ही मतलब कमाल की लगी, ग्लैमर उनको। ग्लैमरस लगी। जी। तो यूनिट का हर मेंबर ने उनकी तारीफ की। ओके। डायरेक्टर ने की, फिर प्रोड्यूसर ने की, फिर एक्टर ने की, सभी ने। यानी पूरा चेंज तो हो गया उनका। पूरा चेंज, मतलब कभी उन्होंने ये लुक में देखा नहीं था ओके उनको। ओके। और फिर मैंने वो जब किया तो फिर 1 घंटे के बाद मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि दीपक जी आपका जो ये है, आपने जो काम किया अच्छा काम किया है। मेरे पास कमर्शियल पिक्चर है, मैं लेती नहीं थी, इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगती क्या कमर्शियल पिक्चर है। लेकिन आपका काम देख के या आपने मेकअप अच्छा किया है देख के मुझे ऐसा लगता है कि कमर्शियल पिक्चर लेनी चाहिए। अगर आप काम करते हो तो मैं लेती हूँ। यानी कितना एक बोलते ना लाईफला कलटणी आली एकदम, नाही का? व्हेरी गुड. त्याच्यामध्ये त्यांनी हे केलं की बाबा ठीक आहे की मग त्यांच्याबरोबर तुम्ही किती वर्ष होतात काम करत? मी एक 4 वर्ष 5 वर्ष होतो मी त्यांच्याकडे. 82 to 85. बाप. आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्यामध्ये त्यांना मी संपूर्ण ह्याच्यामध्ये ग्लॅमरस केलं होतं. तेव्हा चांगले चांगले त्यांचे जे कमर्शियल पिक्चर्स कुठचे आले तुम्हाला आठवतात का? भरपूर पिक्चर आहेत त्यांचे. त्यांचे भीगी पलके ते ऑलरेडी. भीगी पलके होती, त्याच्यानंतर राजेश खन्ना बरोबर 2 पिक्चरे होती त्यांची. असे भरपूर शक्ती आली, नमक हलाल त्यांचा होता. शक्ती, नमक हलाल, शराबी, सर्व पिक्चर होते त्याच्यामध्ये. तर त्यावेळेला तिथे अमितजी थोडे थोडे होते त्याच्यामध्ये. अच्छा. तर काय झालं होतं की मी ह्यांचं काम करत होतो आणि अमितजी पण तिकडे होते. तर मी हे काम करताना मी ते बघत होते. आता मी 2 ठिकाणी तर जाऊ शकत नव्हतो. तर मग त्यांनी काय केलं की अच्छा ठीक आहे तुम्ही हे कर लो. तर मी एक दिवस स्मिताजींना असंच बोलण्यावरती झालं असं की अमितजींना मी भेटायला गेल्यावरती तिकडे भेटू शकलो नाही. तर त्यांनी विचारलं काय झालं.
तर मी म्हटलं नाही मिले नाही वो. तर तेव्हा मला त्यांनी सांगितलं, कोणी स्मिताजीने, कि अमित जी को मैंने डांट दिया है. मैंने बोला क्या डांटा है? तो बोले दीपक मेरा है, उसको छीनने की कोशिश मत करो. तो मैंने बोला ऐसी बोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं उनके साथ ही काम करता था ना, अमित जी के साथ ही काम करता था. वो भी मेरे लिए उतने ही अच्छे हैं, आप भी मेरे लिए उतनी ही अच्छी हो, और दोनों मिलके अगर ये है. फिर उन्होंने बोला नहीं मैंने तो डांट दिया. तो मैंने बोला चलो ठीक है, जो होना तो हो गया है. तो मैं फिर करते रहे हम लोग, स्मिता जी और ये लोग. फिर उनकी जब डेथ हुई स्मिता जी की, तो वो हमेशा बोला करती थी स्मिता जी कि मेरी जब डेथ हो तो मुझे सुहागन बना के मेकअप करना. अच्छा. वही बात वो अपनी मम्मी से भी बोलती थी, मतलब उसके लिए. तो हम लोग डांट देते थे उसको, ऐसे गलत बातें मत किया करो ये. तो अभी वो राजकुमार जी को देखती थी. राजकुमार एक आर्टिस्ट, वो शो के मेकअप करते थे. तो उनका कहीं देखा हुआ था उन्होंने, तो बोले नहीं मेरे को लेट के मेकअप कराओ. मैंने बोला नहीं वो उनका छोड़ दो, मैं नहीं करूँगा मेकअप आपका, लेट के नहीं करूँगा, मैं मेकअप करूँगा आपका. तो फिर ये करने के बाद और फिर बोले कि नहीं मैं मरूँगी. तो मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने मैरिज जो थी उनकी, वो ओपनली मैरिज नहीं हुई थी. उनको कुछ विजन आया रहेगा कि मेरे ख्याल से उनको ये थी कि मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ फील किया होगा. और उन्होंने वो बोला कि नहीं मुझे, तो आपने कर दिया उसका, उनका. तो उनकी डेथ होने के बाद उनके घर में कोई वो नहीं था, आदमी नहीं था. उनके पिताजी अकेले थे. तो फिर मैंने देखा तो उनकी सिस्टर आ रही थी शिकागो से. तो उनको आने में 3 दिन लगे थे. अच्छा. तो 3 दिन में उनकी बॉडी जो रखी थी नायर हॉस्पिटल में. तो मुझे ऐसा पता लगा, और हम लोग स्मिता जी हम लोग बहुत लड़ाई झगड़े करते थे, हमेशा लड़ते झड़ते थे, बहन भाई की तरह. बहन भाई की तरह. तो फिर मैंने देखा कि वो नायर में वो सब पी के चले जाते हैं. तो फिर मैंने ये किया कि नहीं, किसी को मालूम नहीं था, और मैं वो नायर हॉस्पिटल के जो क्या बोलते हैं मॉर्ग होता है, मॉर्ग के गेट पे मैं बैठा रहा. 3 दिन में बैठा रहा था. अच्छा. ताकि कोई भी जाएगा तो उसके साथ साथ मैं चला जाता था कि कोई बॉडी को हाथ ना लगाए. बिल्कुल. तो स्मिता जी की हिफाजत मैंने वहाँ भी की. अरे वाह. और उसके बाद में जब उनकी बॉडी आई तो थोड़ी सी बर्फ़ की वजह से फूली हुई थी. और फिर जब घर आई बॉडी आने के बाद सब बैठे थे, अमित जी भी शायद बैठे थे उधर. और सब होने के बाद स्मिता जी की मम्मी ने, मैंने एक गिफ्ट दिया था उनको, मेकअप किट, कि मैं नहीं रहूँगा समझो तो आप मेकअप करके बाहर जाया करो. तो वो किट लेके आई मेरे पास, और उन्होंने कहा कि उनकी स्मिता जी की इच्छा थी तो आप ये मेकअप जो है वो उनको एक सुहागन बना के उनको विदा करना है, तो प्लीज़ आप सुहागन का मेकअप करिए. सो मैंने वो उनको, फिर मुझे पता नहीं, मैं रो रहा था, कंटिन्यू रो रहा था मैं. और उसमें मैंने क्या मेकअप किया, कैसा मेकअप किया मुझे याद नहीं है. लेकिन बाद में एक ही चैनल था दूरदर्शन, तो दूरदर्शन पे जब मैंने देखा तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ऐसी लगती थी कि वाकई वो दुल्हन के रूप में विदा हो रही है. जो उन्होंने बोला था आपने कर दिखाया, इसका मतलब हो गया. लेकिन वो दुख की बात है कि ऐसे हुआ. तो आगे जाके आपके जो जर्नी है दीपक जी, वो यू बिकेम अ प्रोड्यूसर ऑल्सो. आई मीन आपने काफ़ी मराठी, हिंदी, भोजपुरी फिल्म्स किए हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा वो जर्नी के बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा. क्या हुआ था बीच में जो गैप आया था ना, तो अमित जी के पास भी शायद थोड़ा का काम नहीं था, तो गैप था. तो मैंने ये सोचा कि वो गैप में मैं कैसे काम कर सकता हूँ, और जो काम कर रहा हूँ उससे बड़ा काम क्या हो सकता है. जी. तो मैंने सोचा एक छोटी मोटी पिक्चर ही बना डालते.
अरे वाह। तो फिर मैंने एक मराठी पिक्चर के लिए शुरू की, अक्का करके। तो उसमें मैंने पूरी पिक्चर बनाई, और पहला नीलानी है जो पहला नीलानी, जी जी जी। उन्होंने मुझे एक्चुअल प्रोड्यूसर बनाया। उन्होंने बोला कि तुम बनाओ यार, मैं पैसे लगाता हूँ। तो फिर अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। तो उनकी आंखें हिट हो गई थी जी जी जी। और उसके पैसे आए हुए थे, तो उन्होंने इसमें लगा दिए। और फिर हम लोगों ने वो पिक्चर शुरू की, अक्का वो सुपर हिट अक्का। हाँ, सुपर अच्छी चली थी पिक्चर। फिर वो होने के बाद अमित जी ने बोला मेरे को काम करना है। अच्छा। वो पिक्चर में। तो अभी मैंने बोला पिक्चर तो कंप्लीट हो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, वो गाने से गाना था, सीन थे कुछ, वो फिर मैंने डायरेक्टर के साथ बैठ के फिर अमित जी को डाला। तो गाने में डुएट था, एक लेडीज आवाज़ थी, एक जेंट्स आवाज़। जी जी जी। तो फिर जेंट्स के हिसाब से, अमित जी के हिसाब से कोई बड़ी हीरोइन चाहिए, और वो पिक्चर में इतना पैसा था नहीं जो बड़ी हीरोइन ले ले। तो फिर मैंने अमित जी से बोला कि अगर आप और जया जी आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं पैसा बचाने के लिए ये कर रहा था। ओके। तो अमित जी ने बोला मैं देखता हूँ, मैं पटाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए काम करे। फिर 8 दिन के बाद उन्होंने बोला कि काम हो गया तुम्हारा, हम दोनों आके तुम्हारी पिक्चर में काम करेंगे। जी जी जी। तो वो कास्टे वाली साड़ी और ये वो नौवारी साड़ी जिसको नौवारी साड़ी। फिर मैं साड़ी लेने दादर चला गया, क्योंकि वो उतने पैसे ड्रेस डिजाइनर को भी नहीं दे सकते थे। अरे बाप रे। उतने में साड़ी आ जाती थी। अच्छा। तो मैंने साड़ी खरीदी, ब्लाउज पीस सिलाने को दिया, और फिर वो आके उन्होंने काम किया, अमित जी ने भी काम किया। और दोनों ने काम करने के बाद जो वो पिक्चर में फिर उन्होंने एक मराठी में बोला था, या महाराष्ट्राने मला सर्व काही दिले, नाव, इज्जत, शोहरत, पैसा. या महाराष्ट्राचा मी आभारी आहे. आणि दीपक सावंतची पहिली निर्मिती अक्का मला आवडली, तुम्हालाही आवडेल, तुम्ही बघायला जा. वाव. असं त्यांनी मराठीमध्ये बोललं. अरे वा. अरे मला तर एकदमच हे झालं की आम्ही जी मराठीत बोलले. बरं. आणि पण त्याचा फायदा इव्हन फिल्मला पण झाला. झाला. व्हेरी गुड. आणि जयाजीने पण त्याच्यामध्ये मदत केली. तर जयाजी आणि आम्ही आल्यामुळे ते पिक्चरला जरा वजन वाढलं. आणि पुष्कळ दिवसांनी जयाजी आम्ही जी एकत्रित आले होते. बरोबर बरोबर. तर ते एक मला आणखी एक बेनिफिट झालं. म्हणजे अभिमान जसं पिक्चर होता तसं आहे. मला अजून एक विचारायचं म्हणजे कुतूहल असं आहे की तुम्ही भोजपुरी फिल्ममध्ये पण तुम्ही चांगलंच नाव कमवलं आहे. कारण तिकडचे आर्टिस्ट आहेत ते सगळे तुमचे मित्र आहेत. आणि गंगा किंवा गंगोत्री, हां, हे त्याच्याबद्दल तुम्ही काही सांगू शकाल का? नाही, त्याचं असं झालं होतं की भोजपुरीचं एक डिमांड आलं होतं त्या. जी जी जी. भोजपुरी चालत होते. बरं. आणि भोजपुरीचं असं होतं की तुम्ही मराठीला कसं की बनवा तुम्ही आणि विकायला जा. मग ते विकायला जात नाही ती, मग स्वतःच लावायला लागायची. बरोबर. भोजपुरीमध्ये असं नव्हतं की बनवा आणि तुम्ही लावायला कोणालाही देऊ शकता, पैसे घ्या आणि देऊन टाका. बरं. मग त्यावेळेला मी असंच बसलो होतो, तर एक सब्जेक्ट मला आवडला होता, हळद रुसली कुंकू हसले. ओके. एक मराठी पिक्चर होती, ती मला आवडली होती. तर मी म्हटलं अरे भोजपुरी में बहुत अच्छी चलेगी ये पिक्चर. जी 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 जी. तर मी त्या सब्जेक्टवरती थोडंसं काम केलं होतं. तर मी आम्हीजींना सांगितलं की आप भोजपुरी में अगर काम करते हो, मेरी इच्छा है कि आप काम करें. जी जी. तो बोले ठीक है, मैं काम करता हूँ. मग त्यांच्या लेवलनी मला हिरोईन पाहिजे होती, तर मी गेलो हेमाजी पण. जी. तर एक बाबुलमध्ये दोघे होते, हेमाजी आणि ते दोघे होते. तर मग हेमाजीनं सांगितलं, तर हेमाजीनं सांगितलं, तर हेमाजी बोले अमित जी काम कर रहे तो मैं ज़रूर काम करूँगी. अरे वाह. तो दोनों मेरा काम हो गया. ओके. फिर मनोज तिवारी, रवि किशन, नगमा, ये सब लोग आ गए. हेवी वेट्स आ गए. हेवी वेट्स आ गए. तो पिक्चर बहुत बड़ी बन गई. वेरी गुड. और उसका हाईलाइट ये था कि वो पिक्चर बनने के बाद, वो तो भोजपुरी पिक्चर थी जी, और हेमा जी, अमित जी, ये सब आने के बाद वो पिक्चर लगी थी डॉन 2 के सामने. ओ, शाहरुख खान का डॉन 2 था और डॉन 1 मेरे पास था.
और डॉन 2 उनके पास था। ओके। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर जितने थे उन्होंने क्या बोला था कि अगर ये गंगा को पहले हम थिएटर देंगे, गंगा नहीं चाहिए तो हम दूसरे डॉन को देंगे। तीसरी जाने मन थी पिक्चर, ओके। अक्षय कुमार और सलमान खान की। ओके। तो वो फ्लॉप हो गई थी पिक्चर उनके। तो फिर ऐसा करते करते हम लोगों ने क्या किया कि वो तो सबसे पहले अपनी पिक्चर गंगा फुल होती थी, फिर लोग डॉन में जाते थे। ओहो। फिर वो होने के बाद फिर जाने मन में जाते थे। ये तो हिस्ट्री बन गई, हिस्ट्री थी वो। वाह। और सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और अमित जी को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक रीजनल पिक्चर होके अपोजिट द डॉन, ओके, ये उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में निरुआ जी के साथ आपकी और एक फिल्म आई ना, वो भी सुपरस्टार है वहाँ के। निरवा के साथ है एक मनोज तिवारी और निरवा जी। तो निरवा का आज भी वो सुपरस्टार है। जी जी जी। लेकिन निरवा का क्या है, निरवा के लिए मैंने एक पिक्चर देखी थी। मैं क्या होता है पिक्चर का जिस्ट लेता हूँ और पिक्चर को मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो एक मराठी पिक्चर थी, कुंकू झाले वैरी। कुंकू झाले वैरी हे मराठी पिक्चर होती। तर त्या पिक्चरला मला असं आवडलं होतं की तो हिरो जो आहे तो सर्टन टाइमला विलन आहे। बरं। आणि घरात असल्यानं तो हिरो आहे। अच्छा, ग्रे शेड्स म्हणजे ग्रे शेड्स होते, दोन्ही शेड्स होत्या बरं बरं बरं। हिरो पण आहे आणि विलन पण आहे, अँटी हिरो पण आहे। हां, आणि एंडला तो हिरो बनतो। बरं, असं होतं। तर मला तो मी निरवाला ऐकवलं, तो बोलला मी काम करूंगा। मग आम्हीजींना सांगितलं की असं असं आहे की तुम्ही हे करा। तर मग आम्हीजीची हे पाहिजे होती, मग जयाजींना सांगितलं। तो जयाजी पण आली, आम्हीजी पण आले, निरवा पण आला, पॅकेज तो मोठी पिक्चर बनली। ओके। तर ती एक पिक्चर, मग आणखी एक जयाजी बरोबर दुसरी पिक्चर। आणि जयाजीने म्हणजे आउट ऑफ द वे जाऊन जयाजीने बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, सपोर्ट दिया। जी जी जी। और उनकी दूसरी पिक्चर मेरे साथ हुई। अरे वाह। जया जी के साथ और अमित जी के साथ। तो फिर वो करके, और वो भी अच्छी पिक्चर चली। वेरी गुड। तो दोनों ये तो आपका बड़प्पन है कि आप एकदम सिंपल इसमें बोल रहे हैं, बहुत बड़ी सुपर हिट थी एंड आई थिंक एवरीवन लाइक द फिल्म। लिपस्टिक बॉय भी मेरे ख्याल से आ रही है। लिपस्टिक बॉय एक अभी बनाई है मैंने हिंदी के लिए, लिपस्टिक बॉय। वो एक रियल कहानी है किसी की, बिहार की, जो उधर एक डांस आता है जी, जैसे मराठी में एक लावनी होती है, तो वहाँ पर कल्चर जस्ट लाइक लावनी, वो उधर एक डांस होता है जिसको लौंडा डांस बोलते हैं। ओके। लौंडा मतलब लड़का, लड़के का डांस। अच्छा। उसको लौंडा डांस बोलते हैं। ओके। लेकिन आज भी वो लौंडा डांस चल रहा है और लड़की का डांस चल रहा है, तो लड़की के डांस में कोई जाएगा नहीं। अच्छा। आज भी अच्छा, वो लौंडा डांस ही देखने जाते हैं। ओके ओके। तो उस पे बेस्ड वो बहुत पैसे थे, तो वो डांस के ऊपर पिक्चर थी। ओके ओके। तो वो मैंने बनाई थी और अभी चल रही है कोशिश कि रिलीज करें उसको। नहीं, अभी एक सोच रहा हूँ बनाने के लिए। ओके। अच्छा, कुछ प्लानिंग है। वो पिक्चर ऐसी है कि एजुकेशन पे पिक्चर है। जी जी जी। वो पिक्चर ऐसी है कि स्कूल मॉरल एजुकेशन सिखाता नहीं है, एक्चुअल सिखाना चाहिए। घर में कोई मॉरल एजुकेशन देता नहीं है, क्योंकि माँ बाप ही मॉरल एजुकेशन सीखे नहीं है, तो वो क्या सिखाएंगे। तो दोनों उनको मॉरल एजुकेशन, समाज में जाओ तो समाज तो बिखरा हुआ समाज है, वो तो मॉरल एजुकेशन के विपरीत है। उसको सीधा चलने बोलो तो टेढ़ा चलता है। वो मॉरल एजुकेशन पे मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ अभी, और बड़े लेवल पे चाहता हूँ, बिग बजट, बिग ये बड़ा ये चाहता हूँ कि ये मॉरल एजुकेशन वो मैं उस फिल्म के ज़रिए मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूँ। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे अगर आज के डेट में सीखेंगे तो वो देश के बारे में सीख सकते हैं, मॉरल एजुकेशन के बारे में सीख सकते हैं। वो सारा सीखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो पिक्चर देखने के लिए माँ बाप भी जाएंगे, लोग भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, और बच्चे भी जाएंगे। तो वो पिक्चर अच्छी जा सकती है, सुपर हिट हो सकती है।
तो इसके ऊपर मैंने अभी काम कर। वेरी गुड। लास्टली मुझे आपसे वाइंड अप करने के पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका एक विजन है सदगति, उसके बारे में अगर आप 2 मिनट, आई मीन इफ़ यू वाइंड अप एंड टेल अस, तो इट विल बी नाइस। सदगति एक मेरा फाउंडेशन है जिसको सदगति सोशल फाउंडेशन, इसके ऊपर मैंने काम किया है कि जितने गरीब लोग हैं, जितने गरीब आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो वो सदगति के माध्यम से हम उनको रोड देंगे, लाइट देंगे, पानी देंगे, गैस देंगे, घर देंगे और काम देंगे। ओके, ऐसा हमारा एक विजन है। वेरी गुड। वो विजन हमने अभी मेरे ख्याल से वो विजन को हम उसमें डाला है, क्या बोलते हैं आपका, पेटेंट में है, जो पेटेंट होते ही हमने वो किया है। दूसरा एक ऐसा विजन है कि नदी में पानी है लेकिन कोई लोटा भर के लेता नहीं। वो लोटा भर के पानी इसलिए नहीं लेता कि कौन जाएगा, कौन भरेगा और कौन लाएगा। तो मेरा इसके ऊपर मैंने वर्क किया, काम किया, तो नदी का पानी क्यों ना मैं पाइपों में डाल दूँ, और पाइपों से मैं 100 किलोमीटर वो पाइप डाल दूँ, तो अगर मैं 100 पाइप डालता हूँ तो एक 10,000 किलोमीटर मेरा पानी जा सकता है। वेरी गुड। वो पानी को मैं लोगों को क्या बोलता हूँ कि आप पानी के पास मत आओ यार, पानी तुम्हारे पास आएगा, उसका पानी का यूटिलाइजेशन करो और पानी में खेती बाड़ी करो, पानी अपने इसमें कुएं में डालो, तालाब में डालो, पीने के लिए लो, तो पानी पक्षियों को मिलेगा, पानी जानवरों को मिलेगा, पानी इंसानों को मिलेगा, पानी ज़मीन को मिलेगा। इसके ऊपर मैंने काम किया। वेरी गुड। तीसरा ऐसा है कि हमारे इसमें आदिवासी लोग हैं, लेकिन उनको ना सरकार क्या देती है, कैसे देती है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने अपने उनके लिए सोचा कि उनको हम उनको रोज़गार देंगे, ऐसा रोज़गार देंगे कि मैंने एक सोचा कि पूरे जंगल में फल फ्रूट लगाने का, और वो फल फ्रूट से आदिवासी अपने फल फ्रूट का सीजनल फल फ्रूट के हिसाब से, कभी चीकू आ गया, कभी अमरूद आ गया, कभी कटहल आ गया, कभी केला आ गया, कभी पपीता आ गया, ये सारे के सारे फल फ्रूट वो भरेंगे और मार्केट में आके बेचेंगे, तो उनका उधर निर्वाह होगा विदाउट एनी पेनी, विदाउट एनी सरकार को कोई बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं। एक सेकेंड, इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं, और लोगों को ये मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अहम जो हमने हमेशा देखा है कि जो मंकीज़ होते हैं ना, वो रोड पे आते हैं और गाड़ियों के नीचे चले जाते हैं, लोग खाना डालते हैं। अरे खाना डालने की जगह अगर 4 पेड़ लगा देते, वो मंकी उधर का फ्रूट खा लेता था, आपका खाना खाने के लिए रोड पे नहीं आता था। सो मैंने वो फल फ्रूट के झाड़ लगाने के पीछे मकसद ये था कि पक्षी को खाना मिलेगा, पक्षी से जो नीचे गिरेगा वो जानवर को मिलेगा, और जानवर से जो बचेगा वो इंसेक्ट को मिलेगा, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको। दूसरा एक मैंने इसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि जंगल में पानी नहीं है, कि पानी गिरता है तो सीधा नीचे चला जाता है, तो वाई नॉट मैं जंगल में एक स्टेप डैम्स डालने का सोच रहा हूँ कि उनको खाना भी मिले, उधर पानी भी मिले, और वो पानी नीचे तक नदियों में पानी बहता रहे, ऊपर वाले को, पक्षियों को, जानवरों को, आदिवासी लोगों को लिए फिर 50 किलोमीटर नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो ऐसे अनेक काम हैं, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। तो दूसरा एक मैंने एक ऐसा ही किया है, अभी आप तक पहुँचे इसके लिए मैं ये करता हूँ कि कई लोग आत्महत्या करते हैं। शायद आपको मालूम है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। आज तक पुलिस जो फैमिली आत्महत्या करती उसका पता नहीं लगा पाई है कि फैमिली ने आत्महत्या क्यों की। क्योंकि फैमिली में किसी को नौकरी नहीं होती, और नौकरी नहीं होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक जहर की पुड़िया लाते, जहर की पुड़िया ला के सबके लोगों को डालते और सारी की सारी फैमिली मर जाती। ये मेरा
मेरा Observation. ऑब्जर्वेशन है। वो देखने के बाद मैंने इसके ऊपर वर्क किया। अगर गुरुद्वारा खाना देता है, लेकिन मेरे हिसाब से गुरुद्वारा खाना देता नहीं है। गुरुद्वारा जगह देता है, एक रूम देता है जिसमें लोग दान करते हैं, वो खाने के अनाज होता है। दूसरा एक रूम ऐसे देते हैं जिसमें अनाज को बनाया जाता है, जो खाने वाले लोग हैं वो बनाते हैं। और तीसरा एक रूम ऐसे दिया जाता है जिसमें बैठ कर लोग खाना खाते हैं। तो मैं वर्ल्ड को सचेत करना चाहता हूँ, वर्ल्ड को जागरूक करना चाहता हूँ, वर्ल्ड को ये कहना चाहता हूँ, अरे मेरे भाई, आप मुझे बताइए चर्च ने क्या बुरा किया है? सेम धरती पे, सेम इस पे आप अपनी भी जगह दीजिए, आपके इसमें भी दानी लोग बहुत है। वो सब दानी लोग उधर दान करेंगे, चर्च का 1 रुपया खर्चा नहीं होएगा। वो दानी देंगे, दानी खाएंगे, दानी ये करेंगे, और सारे के सारे लोग जो है वो खाना खा सकते हैं, चर्च में खाना सकते हैं। वाई नॉट मस्जिद? मस्जिद में क्यों नहीं दे सकते? तो हर मस्जिद में अगर यही धरती पे खाना मिलेगा तो मंदिर में क्यों नहीं मिलेगा? मंदिर, कई मंदिर देते हैं, लेकिन बाकी मंदिरों में भी खाना शुरू किया जाए तो चर्च में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, मंदिर में मिलेगा, गुरुद्वारा में मिलेगा, सब जगह खाना मिलेगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा एक टैगलाइन है, डोंट डाई, ईट टुडे। आप कहीं भी जाके खाना खाओ। जब भी आपको नौकरी लगेगी तो जहाँ भी खाते हो या नहीं खाते हो, वहाँ प्लीज़ आप थोड़ा सा दान दीजिए ताकि बाकी लोग खाएं, और बाकी खाएंगे तो मेरा मानना यह है कि कोई भी आदमी आत्महत्या करेगा नहीं। सालों सालों तक खाए आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन डोंट डाई, ईट टुडे, क्यू टुमारो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपने आपका वक्त दिया एंड आपका विजन शेयर किया। एंड मुझे ये लगता है कि हम लोग जो नाम अभी लिए आपने, जैसे अमिताभ बच्चन जी है, जया जी है, कॉमनली आप ले रहे हैं, लेकिन हम लोग के लिए तो बड़ी बात है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आपने आपका वक्त निकाल के आपका जो विज़न है उसके बारे में आपने बात की, एंड पूरे हमारे दहीसर कनेक्ट के लोगों के साथ आपने जोड़ लिया हमको, आपके अपने आप को। थैंक यू। ओके, एंड मैं आपको ये अवार्ड जो है दहीसर कनेक्ट का आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि आप जो काम कर रहे हैं वो दहीसर के सभी लोगों को आप भी जुड़ेंगे उसमें। ज़रूर ज़रूर, आप भी अपने माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काम मेरे लिए नहीं है, समाज के गरीब के लिए, बिल्कुल समाज के लिए है। और हो सकता है कि हुआ है, क्या हो सकता है मेरे ख्याल से कि मेरा नाम जो है वो कौन सा, वो अपना नोबल के लिए किसी ने रिकमेंड किया है, ऐसा मैंने सुना है। अच्छा, अगर किया है तो उनकी बहुत मैं उनका आभारी हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा ये छोटा सा काम देखकर उन्होंने नोबल के लिए वो किया है, तो मुझे वो है कि उन लोगों को मैं आभार मानना चाहता हूँ, उनका दिल से आभार कि वो मेरा कम से कम काम देख के उन्होंने उधर रिकमेंड किया। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। एंड दिस इज अवार्ड फ्रॉम दहीसर कनेक्ट। थैंक यू।